जय हिंद भारत के शेरों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस बैच में शेर ए हिंद में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो बैच है ये इंडियन आर्मी के लिए स्पेशल बैच है। इस बैच में इंडियन आर्मी का सिलेबस जो भी इंडियन आर्मी में पूछा जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है आपको। चाहे प्रिंस सर आपको इतिहास पढ़ा रहे हो, इतिहास भी बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जितना आपकी परीक्षा में पूछा जाता है अगर आप उसे पढ़ लेते हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है तो आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और जो पढ़ाया जा रहा है वो इतना सीमित है कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, बहुत कम पढ़ करके आपका एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज देखिए, कल क्विक रिवीजन करते हैं कि कल आपकी मैथ्स की क्लास में क्या हुआ था। संख्या पद्धति, जैसा कि आप सभी को पता है कि पहला टॉपिक चल रहा था और पहली क्लास में कल क्या क्या हुआ था ये क्विक रिवीजन एक बार करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं और पूर्ण संख्याएं क्या हैं। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर होता है। प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं जो हमें प्रकृति में दिख रही चीजें, जो हमें बिल्कुल दिख रही हैं चीजें, उनकी गिनती करने के लिए जो संख्याएं आवश्यक होती हैं, उन्हीं प्रत्यक्ष रूप से जो हमें चीजें दिख रही हैं उनकी गिनती करने के लिए आवश्यक संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, क्योंकि ये प्रकृति में दिख रही हैं चीजें। अगर प्राकृतिक संख्याओं के समूह में हम लोग जीरो को ऐड कर दे, जीरो बढ़ा दिया जाए तो वो संख्या कैसी हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। तो कल हम लोगों ने पूर्ण संख्याओं के बारे में भी पढ़ा। इसके बाद आता है पूर्ववर्ती और अनुवर्ती, या फिर पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या किसे कहते हैं। परवर्ती का मतलब आगे आने वाली संख्या और पूर्ववर्ती का मतलब पहले आने वाली संख्या। ठीक है, ये दोनों संख्याएं कौन सी होती हैं, क्या होती हैं, ये सब हम लोगों ने कल वाली क्लास में डिस्कस किया था। आज वाली क्लास में हम लोगों को जो पढ़ना है वो है पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में पढ़ना है। ये मैंने आपको कल बताया था कि कल हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक के बारे में। ठीक है, तो पूर्णांक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर पूरा का पूरा संख्या चार्ट बनाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं, कितने पार्ट होते हैं संख्याओं में, किस तरह से संख्याओं को विभाजित किया जाता है अध्ययन की दृष्टि से, है ना। तो सबसे पहले पूर्णांक की बात कर लेते हैं। तो पूर्णांक के अंतर्गत होता क्या क्या है ये समझ लेते हैं। पूर्णांक में दोस्तों होती है ऋणात्मक संख्याएं, पूर्णांक में होता है शून्य यानी जीरो, और पूर्णांक के अंतर्गत ही आती है धनात्मक संख्या। ठीक है, तो ऋणात्मक पूर्णांक भी आप इसे कह सकते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य और धनात्मक संख्याएं या फिर धनात्मक पूर्णांक, ये तीनों चीजों को अगर मिला दिया जाए तो पूर्णांक बन जाते हैं। अब देखिए, ऋणात्मक संख्याएं कौन सी होगी, -1, -2, -3 और इसी तरह से आगे बढ़ती रहेंगी संख्याएं। ठीक है, अगर एक संख्या पर पार्टी बनाए हम लोग तो -1, -2, -3 इसी तरह से इन्फिनिट तक आगे बढ़ती चली जाएंगी संख्याएं। इसके बाद आता है जीरो और इसके आगे 1, 2, 3 इसी तरह से आगे इन्फिनाइट तक बढ़ते हुए चले जाएंगे। अगर इन सभी को मिला दिया जाए, ये जो -1 से शुरू होता है और माइनस इन्फिनाइट तक जाता है, ये ऋणात्मक संख्याएं होती है। और शून्य यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर प्राकृतिक संख्याएं और शून्य को मिला दिया जाए तो कैसी संख्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। तो बताइए, अगर जीरो से काउंट करना शुरू करें हम लोग तो आगे कौन सी संख्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं को मिलाया जाए तो पूर्णांक बन जाता है। ठीक है, अब अगर शून्य को हटा दें तो ये जो 1 से लेकर के संख्याएं आगे हैं ये कैसी संख्या है, धनात्मक संख्या या फिर धनात्मक पूर्णांक। इन्हें ही क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्याएं भी बोला जाता है, जो कि आप लोग कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, और शून्य को भी मिला दिया गया। जब सबको मिलाया गया तो कैसे अंक बने हैं, पूर्णांक बन गए हैं। तो बस इतनी सी बात है पूर्णांक में। और एक बात और है संख्या पर पार्टी में कि अगर हम लोग दाहिनी तरफ बढ़ते हैं, दाहिनी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं तो संख्या का मान जो वैल्यू होती है वो बढ़ती चली जाती है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि संख्या 1 बड़ी है या फिर संख्या 3 बड़ी है तो आप देखेंगे कि संख्या 3 जो है वो 1 से दाहिनी तरफ है, 1 के दाहिनी तरफ है। इसका मतलब क्या है कि संख्या 3 1 से बड़ी है। ऐसे ही यहां पर अगर देखें हम लोग कि -1 और 1 में कौन बड़ा है तो 1 जो है वो -1 के दाहिनी तरफ है, इसका मतलब 1 बड़ा हो जाएगा। ठीक है,
अब यहां पर अगर बात करी जाए -3 और -1 की, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए -3 बड़ा है या फिर -1 बड़ा है। इस प्रश्न का जवाब आप देंगे कमेंट में, ठीक है। तो कमेंट करके इस चीज का जवाब आप लोग देंगे कि -3 बड़ा है या फिर -1 बड़ा है। ध्यान क्या रखना है कि संख्या परिपाटी में जो अंक जितना दाहिनी तरफ होगा वो उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। तो ये बात रही पूर्णांक की, और इतना ही पूर्णांक में आपको पढ़ना है, बहुत ज्यादा पूर्णांक में आपको नहीं पढ़ना है। अब हम लोग एक संख्या चार्ट बनाते हैं कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। देखिए संख्याओं को सबसे पहले तो दो टाइप में बांटा गया है। एक संख्या होती है वास्तविक संख्या, ठीक है, यानी, और एक कौन सी होती है, काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याओं को इमेजिनरी नंबर कहते हैं, इन्हें आयोटा से दर्शाते हैं, यानी एक चिन्ह ऐसे होता है आई जैसा होता है, इसे कहते हैं आयोटा, और इससे दर्शाया जाता है काल्पनिक नंबर को। काल्पनिक नंबर आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए इसे आपको नहीं पढ़ना है। बस ज्यादा से ज्यादा आप इतना जान सकते हैं कि काल्पनिक संख्याओं को आयोटा से दर्शाया जाता है, और ये संख्याएं ऐसी होती हैं जिनकी कल्पना करी गई है, लेकिन एक्चुअल में ऐसी संख्या माना जाता है कि नहीं हो सकती हैं। जैसे अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए, जैसे अंडर रूट -4, तो ऐसी संख्याएं अगर आप किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अगर आप -4 का अंडर रूट निकालेंगे तो आपको कभी भी ऐसी कोई संख्या नहीं मिल सकती है जिसका अंडर रूट निकाला है। माइनस वाली संख्या कोई भी ऐसी नहीं हो सकती है जिसका रूट निकाला जा सके, ठीक है। इसीलिए इसे काल्पनिक नंबर बोला जाता है, इसीलिए इसको इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। लेकिन ये आपके सिलेबस में है नहीं, इसीलिए आपको बहुत ज्यादा परेशानी होना है और आपको ये पढ़ना भी नहीं है। वास्तविक संख्याओं में हम लोग आते हैं। वास्तविक संख्याओं को दो पार्टों में बांटा जाता है। एक तो आपका आता है पूर्णांक, और एक पार्ट इसका है दशमलव संख्याएं, ठीक है। एक तो आपका पूर्णांक है, एक आपका क्या है, दशमलव संख्याएं हैं। और दशमलव संख्याएं भी दो टाइप में बांटी जाएंगी। और पूर्णांक जैसा कि मैंने आपको बताया कि कितने पार्टों में बटा हुआ है, एक तो ऋणात्मक पूर्णांक होता है, शून्य होता है, और क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। अभी धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत भी कुछ संख्याएं आती हैं, यानी प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत भी कुछ संख्याएं आती हैं। जैसे यहां पर कौन कौन सी संख्या आ जाएंगी, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और सह अभाज्य संख्याएं। ये सब क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, भाज्य, अभाज्य, सह अभाज्य क्या होता है, ये भी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। दशमलव संख्या के अंतर्गत देख लेते हैं कि किस तरह की संख्या होती है। देखिए दशमलव संख्या में दो तरह की संख्या है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब अगर परिमेय संख्या की बात करी जाए तो परिमेय संख्या भी दो प्रकार की होती है, ठीक है। देखिए ये आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन बहुत मुश्किल है नहीं। अगर आप इसे समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और बहुत ज्यादा आपको डिटेल में पढ़ना भी नहीं है। मैं अभी आपको एक एक चीज अलग से बता दूंगा कि परिमेय संख्या क्या होती है। जैसे परिमेय संख्या है तो ये कितने पार्ट में बटी हुई है, दो पार्टों में बटी हुई है, क्योंकि ये दशमलव संख्या है और दशमलव के अंतर्गत आती है परिमेय और अपरिमेय। अब जो परिमेय संख्या है ये तो आपको निश्चित है कि परिमेय संख्या जो है वो दशमलव संख्या के पार्ट, दशमलव संख्या का ही पार्ट है, इसका मतलब इसमें दशमलव तो होगा ही। तो परिमेय संख्या की जो परिभाषा है उसे बोला जाता है कि जिन संख्याओं को p/q के रूप में भी लिखा जा सके, ऐसी संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। मतलब परिमेय संख्याओं को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहां पर जो है q बराबर 0 नहीं हो सकता है, और p और q दोनों कैसी संख्या होंगी, दोनों पूर्णांक होंगे। लेकिन ध्यान क्या रखना है
कि Q 0 नहीं हो सकता है। अब परिमेय में दो तरह की संख्या होती हैं, एक तो शांत दशमलव होता है, शांत दशमलव संख्याएं, और दूसरा इसमें प्रकार जो होता है वो होता है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। जबकि जो अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि इनका मतलब क्या है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, अनावर्ती दशमलव संख्या। अब एक एक करके जानेंगे कि कौन सी संख्या किस तरह से होती है। जैसे यहां पर परिमेय संख्या की अगर बात करी जाए कि परिमेय संख्या में जो ये दो टाइप है, शांत दशमलव संख्याएं, अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं, ये कैसी संख्याएं हैं, इनका क्या महत्व है, ये किस तरह की होती हैं। तो सबसे पहली बात तो जो परिमेय संख्या उन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q बराबर 0 नहीं हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। काल्पनिक संख्या यहां से हम हटा रहे हैं क्योंकि ये आपको पढ़ना नहीं है, और यहीं पर सीखेंगे हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में सबसे पहले शांत दशमलव संख्याएं, कि ये संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए, शांत दशमलव संख्या का मतलब है कि ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद कहीं ना कहीं पर स्टॉप हो जाए, मतलब रुक जाए, लगातार आगे बढ़ती हुई ना जाए। जैसे कुछ उदाहरण लेंगे, जैसे 1/2, 1/5, ये कुछ ऐसी संख्याएं हैं। अगर 1/2 को सॉल्व किया जाए तो दशमलव में आंसर आएगा, और कितना आंसर आएगा, 0.5 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगर 1/5 हम लोग लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं तो 1/5 को सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। इसका मतलब देखिए, ये दशमलव के बाद एक ही अंक है 0.5, और अब ये नहीं है कि इसके आगे संख्याएं बढ़ती हुई चली जा रही है, नहीं बढ़ रही हैं, यहीं से सॉल्यूशन मिल गया है हमें। इसका मतलब क्या है कि ये शांत दशमलव संख्याएं हैं, और इन्हें P बटे Q के रूप में 1/2 के रूप में देखिए लिखा गया है। Q यहाँ पर 0 नहीं है, इसका मतलब ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्याएं हैं। तो एक चीज यहां से और पता चलती है कि या तो जो परिमेय संख्याएं हैं उन्हें P बटे Q के रूप में, मतलब जो टोटल संख्याएं हैं उन्हें या तो P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, या तो फिर P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। यहाँ पर जो अपरिमेय संख्या होती हैं इन्हें P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और अभी देखेंगे कि क्यों नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, और जितनी भी पूर्णांक होते हैं, जितने भी पूर्णांक होते हैं, चाहे वो 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, ये सारी की सारी कैसी संख्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर 1 की बात कर ली जाए तो 1/1 लिखा जा सकता है, P बटे Q लिखा जा सकता है, और Q 0 नहीं है। अगर 2 की बात करी जाए तो 2/1 लिखा जा सकता है, अगर केवल 2 की बात करी जाए तो 2/1 भी लिखा जा सकता है, और ये P हो जाएगा आपका, ये Q हो जाएगा, P बटे Q के रूप में लिखा गया है, Q 0 नहीं है। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि Q 0 नहीं हो सकता है, और ये दोनों की दोनों संख्याएं कैसी हो सकती हैं, पूर्णांक संख्याएं हो सकती हैं। पूर्णांक का मतलब यहाँ पर ऋणात्मक संख्या भी ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पर -3/7 भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी संख्या हम लोग ऐसी ले सकते हैं जो पूर्णांकों से मिलकर के बनी हो। P और Q पूर्णांक होने चाहिए, Q आपका शून्य नहीं होना चाहिए। तो ये सारी कैसी संख्याएं हैं, शांत दशमलव संख्याएं हैं। ये सारी कैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं, और ये कैसी संख्याएं हैं, शांत दशमलव संख्याएं हैं। इन्हें देखिए हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में भी लिख सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्याएं भी हैं और शांत दशमलव संख्याएं भी हैं। ध्यान रखना है चीज। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें अशांत आवर्ती दशमलव संख्याओं की, तो अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं P बटे Q के रूप में तो लिखी जा सकती हैं,
लेकिन अगर उन्हें सॉल्व किया जा रहा है तो दशमलव के बाद वो लगातार रिपीट होती चली जाती हैं, या फिर एक ही संख्या रिपीट होती चली जाएगी, या फिर दो दो संख्या या तीन तीन संख्या रिपीट होती चली जाएंगी, इस तरह से होता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? अशांत आवर्ती। आवर्ती इसलिए क्योंकि वो लगातार रिपीट होती रहती हैं, इसीलिए उन्हें आवर्ती दशमलव संख्याएं भी कहा जा सकता है। जैसे यहाँ पर ऑप्शन एक ले लिया जाए कि 1/3, एक उदाहरण ले लिया जाए 1/3, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? 0.3, 3 तरफ का 9, फिर 3, फिर 3, फिर 3, और इसी तरह से चलती रहेगी। इसका मतलब ये कैसी संख्या है? अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, बहुत सारे लोग इसे समझते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये नहीं मानना है आपको। क्यों? क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं। 1/3 एक परिमेय संख्या है, मतलब 0.3333, और इसी तरह से अगर आगे बढ़ती जा रही है तो ये दशमलव संख्याएं हैं, लेकिन अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं हैं। इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.3, और ये इसके ऊपर बार दंड लगा दिया जाता है, बार लगा दिया जाता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि 3 यहाँ पर बार बार है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये इस तरह से लिखा जा सकता है। अभी आगे आपको और क्वेश्चन मिलेंगे, जब भिन्न हम लोग पढ़ेंगे तब वहां पर मिलेगा कि इसे भिन्न में बदले, या फिर भिन्न को बार में बदले, या फिर बार को भिन्न में बदले। ठीक है, तब यहाँ पर उसे डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर संख्याओं के बारे में सीखते हैं और उसके बाद हम लोग इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चंस भी देखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं की। आपने परिमेय संख्याएं समझ ली हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। कोई भी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। कोई भी ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हो, लेकिन q बराबर 0 ना हो, तो वो संख्या कैसी हो जाएगी? वो संख्या यहाँ पर परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर मान लीजिए q बराबर 0 हो जाए, किसी भी पूर्णांक को 0 से भाग दे दिया जाए, मान लीजिए 5 को 0 से भाग दे दिया जाए, या फिर 3 को 0 से भाग दे दिया जाए, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा? दोस्तों अगर ऐसा होता है, देखिए यहाँ पर q बराबर 0 नहीं बोला गया है ना, अगर यहाँ पर q बराबर 0 हो जाए, p/q के रूप में लिखा जाए और नीचे 0 आ जाए, तो इसका मान क्या होगा? इसका मान आप नहीं निकाल सकते हैं कभी भी, इसीलिए ये क्या होता है? अपरिभाषित होता है। इसे क्या बोला जाता है? अपरिभाषित। इसे परिभाषित ही नहीं किया जा सकता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, किसी भी संख्या को, किसी भी पूर्णांक संख्या को अगर आप 0 से भाग करते हैं तो उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इसीलिए अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में तो आप बोलेंगे कि ये अपरिभाषित संख्या है। ठीक है, अब यहां पर अपरिमेय संख्याओं की बात करेंगे। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जैसा कि आपने यहां पर देखा कि ये कैसी संख्या है? अनावर्ती दशमलव संख्याएं हैं। अनावर्ती का मतलब, जब आवर्ती लिखा हुआ है इसका मतलब संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं दशमलव के, और यहां पर अपरिमेय का मतलब क्या है? अनावर्ती दशमलव संख्याएं हैं, लेकिन ये भी कैसी हैं? अशांत हैं। मतलब ये भी लगातार आगे बढ़ती हुई चली जाएंगी, लेकिन अनावर्ती दशमलव संख्याएं हैं। और इसके सबसे अच्छे उदाहरण जो है वो हैं जैसे कि √2 हो गया, पाई हो गया, और इसी तरह से अंडर रूट की और संख्या है जैसे √5 हो गया। इसी तरह से काफी सारी ऐसी संख्याएं हैं जो अपरिमेय संख्याएं हैं। अगर आप √5 या फिर √2 की वैल्यू निकालना चाहेंगे, भाग से आप चाहें तो अपने घर में निकाल सकते हैं, या फिर मोबाइल का कैलकुलेटर उठा के निकाल सकते हैं। अगर आप बिल्कुल सही से निकालेंगे तो ये लगातार चलता जाएगा और कभी भी रिपीट नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं भाग विधि से कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं कि यहाँ पर एक कम एक इस तरह से निकाल सकते हैं कि 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, फिर दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे, फिर 4 बार जाएगा। इस तरह से आगे आप बढ़ाते हुए चले जाएंगे। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दशमलव के बाद कभी भी रिपीट नहीं होगी कोई भी संख्या, और ये इसीलिए एक अनावर्ती संख्या है क्योंकि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है दशमलव के बाद किसी भी संख्या की। मतलब ये नहीं होता है कि संख्या बार बार वही रिपीट होती चली जाए। ठीक है,
तो अपरिमेय संख्या भी आपने समझ लिया और इसके उदाहरण भी आपने समझ लिए कि पाई के बारे में काफी बार प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि पाई कैसी संख्या है। तो आप क्या बताएंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पूर्णांकों की, और पूर्णांकों में सम, विषम, भाज्य, अभाज्य और सहभाज्य संख्या फटाफट से देखेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम ना हो, बहुत ज्यादा बड़ी लंबी क्लास ना हो, जिससे आपको भी समझने में आसानी रहे। सम संख्या के बारे में अगर देखें तो सम संख्या ऐसी संख्या होती है जो दो से विभाजित हो जाए। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि दो से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या सम संख्या कहलाएगी। जैसे कि आप देखेंगे अगर सम संख्या को एक दिखाया जाए कि दर्शाया जाए कि सम संख्या हमेशा किस फॉर्म में होगी, तो सम संख्या जो है वो हमेशा 2x के फॉर्म में होगी। अब x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो सम संख्याओं के अगर उदाहरण देखे जाए तो 2 4 6 8, ये सब कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो 2x के फॉर्म में रहने का मतलब क्या है? अगर x की वैल्यू 1 रखी जाए तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 3 रख दी जाए तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 2 रख दी जाए तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो हमेशा 2x के फॉर्म में रहती हैं सम संख्याएं। अगर विषम संख्याओं की बात करी जाए तो विषम संख्या हमेशा 2x प्लस 1 के फॉर्म में रहती है। ठीक है, हमेशा 2x प्लस 1 के फॉर्म में रहती हैं। अगर x क्या है? x कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है। ठीक है, कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है x की वैल्यू हम लोग 0 भी रख सकते हैं। अगर यहां पर हम लोग 0 रख लें तो 0 हो जाएगा ये, और ये कितना बचेगा? 1। तो विषम संख्या 1 से स्टार्ट होगी 1, और यहां पर 2 दूनी 4 4 1 5 हो जाएगा। अगर 1 रख दिया जाए तो 2 1 कम 2 1 3, तो 1 3 5 7 9, ऐसे करके ये सारी कैसी संख्या है? विषम संख्या है। मतलब सीधा सा आपको ये समझना है कि अगर कोई संख्या 2 से विभाजित नहीं हो रही है तो वो विषम संख्या है, अगर 2 से कट रही है, 2 से विभाजित हो रही है तो सम संख्या है। भाज्य संख्या के बारे में बताया जाएगा कि भाज्य संख्याएं जो है, भाज्य संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, मतलब वह स्वयं से और 1 से कटने के अलावा भी किसी संख्या से कट रही हो, ऐसी संख्याएं कैसी होंगी? भाज्य संख्या होंगी। जैसे कि अगर भाज्य संख्या का उदाहरण लिया जाए तो एक छोटा सा उदाहरण हम लोग 6 ले सकते हैं। 6 जो होता है उसके गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 1 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी और 6 से भी। इसके कितने गुणनखंड है? 4 गुणनखंड है। 2 से ज्यादा गुणनखंड है, मतलब ये संख्या कैसी है? भाज्य संख्या है। तो इसमें सीधे से आप डैश करके लिख लेंगे कि 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। अगर अभाज्य संख्या की बात करी जाए तो अभाज्य संख्या जो है, अभाज्य संख्या में 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, अगर अभाज्य संख्या की बात करी जाए तो अभाज्य संख्या में केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से? एक तो वह संख्या स्वयं और एक 1। ठीक है, अभाज्य संख्या में केवल 2 गुणनखंड होते हैं। आप यहां पर लिख सकते हैं केवल 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अगर अभाज्य संख्या के उदाहरण देखे जाए तो भाज्य संख्या बहुत सारी हो सकती है, 6 8 इस तरह से 10 है ना, कोई भी हो सकती है। 9 भी हो सकती है, क्योंकि 9 के कितने गुणनखंड है? 9 3 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, तो कितने गुणनखंड हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। मतलब 2 से अधिक गुणनखंड, मतलब संख्या कैसी? भाज्य। अभाज्य संख्या में 2 गुणनखंड होने चाहिए। और जैसे आप संख्या ले सकते हैं 2। अब 2 के कितने गुणनखंड है? एक तो ये संख्या 1 इसका गुणनखंड होगा, दूसरा गुणनखंड क्या होगा? 2 होगा। तो संख्या एक तो स्वयं अपने से कटे या फिर 1 से कट जाए, ऐसी संख्या क्या होंगी? अभाज्य संख्या होंगी। लेकिन अगर इसके अलावा इसके कोई भी गुणनखंड नहीं है तभी ये संख्या कैसी होगी? अभाज्य संख्या होगी। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए और केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए। अभाज्य संख्या में आप लिख सकते हैं कि केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए। ठीक है, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या एक अभाज्य संख्या है, तो आप क्या बोलेंगे? एक में आप देखेंगे कि एक के कितने गुणनखंड है? एक तो स्वयं से भी कटेगा तब भी 1 से कटेगा, अगर 1 से कटने की बात करें तब भी 1 से कटेगा। तो एक में कितने गुणनखंड है? एक में केवल 1 ही गुणनखंड है। इसका मतलब एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या के उदाहरण कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इसी तरह से आगे बढ़ती हुई चली जाएंगी संख्या।
ऐसी संख्या आपको लेनी है जो केवल स्वयं से कटे और एक से कटे। एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। प्रश्न यहां से बहुत सारे बनते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपको क्या बताना है। बहुत सारे बच्चे एक कर देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो क्या बताएंगे, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप क्या बोलेंगे, 3 है। अगर आपसे पूछा जाए कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो क्या बोल देंगे, 2। एकमात्र सम अभाज्य संख्या। तो एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या है, उसके बावजूद भी अभाज्य है। बाकी कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य हो। इसके बाद बात करते हैं सह अभाज्य संख्याओं की। सह अभाज्य संख्या, अब देखिए सह अभाज्य संख्या बिल्कुल सिंपल सा है। सह अभाज्य संख्या में क्या होता है कि 2 संख्याएं होती हैं, 2 संख्याएं या 3 संख्याएं, मतलब कुछ संख्याओं के युग्म होते हैं, जोड़े होते हैं। मान लीजिए 2 संख्याएं हैं, जैसे एक संख्या है 6, दूसरी है 7। 6 और 7 का जोड़ा है। पूछा जाएगा आपसे कि क्या यह सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपको देखना होगा कि इन दोनों संख्याओं में जो कॉमन टर्म है वो केवल 1 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों संख्याएं केवल 1 से कट रही हो, या फिर इनके बीच में जो कॉमन है वो केवल 1 हो। जैसे 6 भी 1 से कट जाएगा, 7 भी 1 से कट जाएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या न हो जो इन दोनों के बीच में कॉमन हो, तभी एक ऐसी संख्या होंगी, सह अभाज्य संख्याएं होंगी। 6, 7 सह अभाज्य संख्याओं के उदाहरण हैं। जैसे यहाँ पर 8 और 9, वैसे तो दोनों भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन अगर ये साथ में आ जाती हैं तो इन दोनों संख्याओं में क्या कुछ कॉमन है, अगर नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अगर यहीं पर संख्या ले लें 8 और 6, तो अब बताइए क्या ये सह अभाज्य संख्या है, तो बिल्कुल ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके बीच में 1 भी कॉमन है और इनके बीच में 2 भी कॉमन हो सकता है। ये संख्या भी 2 से कट जाएगी, ये संख्या भी 2 से कट जाएगी, इसलिए ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, ठीक है। आई होप दोस्तों आप सभी को ये सारी चीजें संख्या के बारे में आज इस क्लास में पूरा का पूरा, थोड़ी सी क्लास लंबी हो गई है, लेकिन मैंने कोशिश किया कि संख्या के बारे में जितनी भी चीजें हैं, संख्याओं के बारे में कम से कम आपको अच्छे से पता हो, क्योंकि यहां से काफी सारे प्रश्न बन जाते हैं जो थ्योरी के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो आप अगर संख्याओं के बारे में अच्छे से जानते हैं तो अब आगे आपको मैथमेटिक्स में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे इन संख्याओं से बनने वाले प्रश्न, चाहे वो प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित हो, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग पर आधारित हो, इकाई का अंक निकालना हो, शेषफल निकालना हो, अब कुछ भी करना हो, आप बड़े आराम से धीरे धीरे करके सीख पाएंगे अगर आप संख्याओं के बारे में इतनी चीजें जान चुके हैं तो आई होप आप इतनी चीजें बड़े आराम से जान चुके होंगे। अगर आपको कुछ चीजें जैसे यहाँ पर पूर्णांक और पूर्ण संख्याएं और ये जो धनात्मक पूर्णांक है यानी प्राकृतिक संख्याएं, ये मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से पूरे डिटेल के साथ पढ़ाया था, इस पर कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे, उन्हें आप जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने नहीं देखा है तो क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने वो कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। यहाँ पर आज की क्लास में मैंने केवल इसके बारे में बताया है, और क्योंकि आप सभी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगा कि एक बार कमेंट बॉक्स जरूर जय हिंद के साथ भर जाना चाहिए। आप सभी को बहुत प्यारा प्यारा जय हिंद, और इसी जोश के साथ लगे रहिए आर्मी की तैयारी में, और आपको बिल्कुल फतेह करना है, आर्मी की नौकरी जरूर पानी है, वर्दी जरूर आपको पहननी है। और जब वर्दी की शान ही कुछ अलग है, जब आप एक बार वर्दी पहन लेंगे तो आप बिल्कुल देश के जवान बन जाएंगे, और फिर हर व्यक्ति को, पूरे के पूरे जितने भी देश के नागरिक हैं, एक एक नागरिक को आप पर गर्व होगा। और इसी के साथ इस क्लास को एंड करते हैं यहीं पर, अगली क्लास में मिलेंगे, और अगली क्लास बेहद शानदार होने वाली है। आप सब जरूर फिर से इनवाइटेड हैं, फिर से आइएगा अगली क्लास में। तब तक के लिए मैं चलता हूं, जय हिंद, नमस्कार। और हाँ, एक बात और बोलता हूं कि अगर आपको ये क्लासेस समझ में आ रही हैं, अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं तो कृपया इन क्लासेस को अपने और भी सहयोगियों के साथ शेयर करिए, जिससे कि सभी लोग इन क्लासों के साथ जुड़े और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें।